दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वैदिक सभ्यता के रूप में। इससे पहले आपने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा था। वो एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस सभ्यता में हम कई बिंदुओं को पढ़ेंगे। इनमें से वैदिक काल के अध्ययन के स्रोत, चूँकि इसका बहुत ज़्यादा लेखा जोखा वेदों से मिलता है, इसलिए इस युग को वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। तो वैदिक काल के अध्ययन के स्रोत अर्थात वैदिक काल को समझने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद आर्यों का मूल स्थान, यानी ये सभ्यता आर्यों ने बसाई थी, तो वो कहाँ के मूल निवासी थे। वैदिक साहित्य, वैदिकोत्तर साहित्य, आर्यों का भौगोलिक ज्ञान, ऋग्वैदिक कार्य, राजनीतिक जीवन और उनका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और इसके साथ साथ धार्मिक जीवन, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने वैदिक काल के अध्ययन के स्रोतों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे आर्यों का मूल स्थान के बारे में। देखिएगा, आर्यों के मूल स्थान कहाँ पर हैं, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग पढ़ते जाएंगे और इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर भी चर्चा करते जाएंगे। देखिएगा, आर्य कहाँ के निवासी थे, ये एक बड़ा ही जटिल प्रश्न इतिहासकारों के बीच में घूमता रहा। इस संदर्भ में कुछ विद्वानों ने ये बताया कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, और कुछ ने ये बताया नहीं, ये यूरोप के निवासी थे, और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने बताया कि ये मध्य एशिया के निवासी थे। तो इसी संदर्भ में आज हमारा जो टॉपिक होगा आर्यों का मूल निवास स्थान, इसमें समझेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारी पूरी वीडियो को देखें और आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं आर्यों के मूल स्थान के बारे में। देखिएगा, पहला नाम आता है भारत के संदर्भ में। अब भारत आप जानते हैं जहाँ पे रहते हैं, तो भारत एक बहुत बड़ा, एक विशाल क्षेत्र है। अब यहाँ पर कहाँ, किस क्षेत्र के आर्य मूल निवासी थे, इस संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग क्षेत्र को डिसाइड किया। इनमें से सबसे पहला नाम आता है भारत के संदर्भ में सप्त सिंधु क्षेत्र। सप्त सिंधु क्षेत्र। सप्त सिंधु क्षेत्र का मतलब क्या है? वो क्षेत्र जहाँ पर 7 नदियाँ बहती थी। अब ये 7 नदियाँ कहाँ पर बहती थी? तो आप जानते हैं तिब्बत क्षेत्र से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है सिंधु नदी, और ये कश्मीर होते हुए भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। और इसकी सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ये ब्यास। ठीक है, ये नदियाँ और कुछ इधर भी नदियाँ हैं। तो ये क्षेत्र जो है क्या कहलाता था? सप्त सिंधु क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहलाता था? सप्त सिंधु क्षेत्र। इसी क्षेत्र को देवकृति योनि के नाम से भी जाना जाता है। तो इतिहास में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवकृति योनि किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र को देवकृति योनि कहा जाता है, अर्थात
देवकृति योनि, इसका अर्थ होता है देवताओं द्वारा निर्मित भूमि। सप्त सैंधव क्षेत्र का मतलब क्या है? देवताओं द्वारा निर्मित भूमि, यानी देवकृति योनि। देखिएगा, इस संदर्भ में दो महत्वपूर्ण विद्वानों का नाम आता है। इनमें से पहला नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास। अविनाश चंद्र दास और संपूर्णानंद, इन दोनों विद्वानों ने ये बताया कि इस सप्त सैंधव क्षेत्र में दो वर्गों के लोग रहते थे। इनमें से एक वर्ग था देवता और दूसरे थे असुर, यानी ये आर्य थे और ये अनार्य थे। और इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। तो इसमें आर्य अनार्य और इसमें अनार्य प्लस आर्य, इसमें दोनों थे। और इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ जिसमें असुर पराजित हुए। कौन पराजित हुआ? असुर पराजित हुए। और इसी युद्ध को वैदिक साहित्य में देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में जब असुर पराजित हुए तो ये पश्चिम की तरफ चले गए, अर्थात ईरान जाके बस गए। कहाँ बस गए? ईरान। और जो ईरान की धार्मिक ग्रंथ, ईरान का जो धार्मिक ग्रंथ है ज़ेंद-अवेस्ता, ज़ेंद-अवेस्ता ईरान का ये धार्मिक ग्रंथ है। और यहाँ जो देवता हैं उनका नाम क्या है? अहूर मज़दा। अहूर मज़दा। और अहूर मज़दा का समीकरण असुरों के देवता के रूप में किया जाता है। तो इस संदर्भ में सप्त सैंधव क्षेत्र के बारे में आपको ये डिफाइन किया गया है। उसके बाद अगला नाम आता है ब्रह्मवर्त क्षेत्र। तो सबसे पहले ब्रह्मवर्त क्षेत्र के बारे में समझें। ब्रह्मवर्त क्षेत्र कहाँ पर है? देखिएगा, सिंधु की सहायक नदी, ये सतलज नदी है। सतलुज की सहायक नदी सरस्वती नदी है। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। इसका नाम सरस्वती। और सरस्वती की एक दूसरी सहायक नदी है दुष्दती। दुष्दती नदी या दृष्दती नदी। और इन दोनों के क्षेत्र को, बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। कौन सा क्षेत्र? ये नाम पूछा जाता है कि ये क्षेत्र कौन सा है? ब्रह्मवर्त क्षेत्र। तो दूसरा नाम आता है ब्रह्मवर्त क्षेत्र।
देखिएगा मैप में ये पूछा भी जाता है कि ब्रह्मवर्त क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो सरस्वती और दुष्टती के बीच का जो क्षेत्र है इसको ब्रह्मवर्त क्षेत्र कहा जाता है। हालांकि इसको कुछ लोग ब्रह्मवर्त क्षेत्र भी कह देते हैं, लेकिन ब्रह्मवर्त क्षेत्र ये नहीं है, ये क्या है, ब्रह्मवर्त। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मजूमदार की बुक को उठा के देखिएगा तो यहाँ पर आपको ब्रह्मवर्त क्षेत्र मिल जाएगा। और ब्रह्मवर्त क्षेत्र जो है यमुना तथा गंगा यमुना और सरस्वती के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त क्षेत्र कहा जाता है। तो उसके बारे में हम आगे डिफाइन करेंगे। तो ब्रह्मवर्त क्षेत्र के बारे में देखिएगा, एक विद्वान है जिनका नाम है पंडित गंगानाथ झा। पंडित गंगानाथ झा, इन्होंने क्या तर्क दिया? इन्होंने तर्क ये दिया कि जो वैदिक साहित्य में बहुत सारे श्लोक मिलते हैं उनका उद्भव यानी उनकी रचना इसी ब्रह्मवर्त क्षेत्र में हुआ है। तो ये मानते हैं आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो कहाँ पर है, ब्रह्मवर्त क्षेत्र। उसके बाद अगला नाम आता है मध्य देश। अब मध्य देश को सबसे पहले हम मैप में देखें कि मध्य देश कौन सा क्षेत्र है। तो वर्तमान में जो काशी अर्थात जो वाराणसी है, कौशलपुर राजा यानी फैज़ाबाद वाला क्षेत्र, और पूर्व पांचाल यानी बरेली वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या कहलाता था, मध्य देश। अब देखिएगा मध्य देश के संदर्भ में राजबल पांडे का मानना है, ये कॉन्सेप्ट राजबली पांडे का है। और राजबल पांडे ने बताया कि आर्य कहाँ के निवासी थे, मध्य देश के। तो यहाँ से आपको मध्य देश के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते ये भी पता चल गया। पूर्वी पांचाल ये बरेली वाला क्षेत्र है, कौशल अवध वाला क्षेत्र यानी फैज़ाबाद वाला क्षेत्र है, काशी आपका ये वाराणसी है। तो राजबल पांडे का मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा है, मध्य देश। लेकिन ये सारे के सारे मत खंडित हो गए। उसके बाद अगला नाम आता है कश्मीर क्षेत्र। कश्मीर के संदर्भ में डॉक्टर एल.डी. कल्ले का मानना है कि जिस तरीके से वैदिक साहित्य में मुंजवंत, चोटी, पर्वत, हिमालय का उल्लेख मिलता है, और भारत में अगर हिमालय देखा जाए, चूँकि आर्य इधर से पश्चिम से आए थे या इधर के नज़दीक थे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है उसका समीकरण कहाँ से किया, कश्मीर क्षेत्र से। उसके बाद भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने अपने जब उनको जेल में मांडले जेल में डाल दिया गया था, तो उसी दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम है आर्कटिक होम ऑफ दी वेदास। ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है कि ये पुस्तक किसकी है,
आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। तो आर्कटिक होम ऑफ द वेदास किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की। और इन्होंने ये बताया कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो आर्कटिक क्षेत्र है, अर्थात उत्तरी ध्रुव। अब इनका क्या मानना था? इनका ये मानना था कि ऋग्वेद में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात का उल्लेख मिलता है, और ये कहीं न कहीं ऐसी स्थित कहाँ पर है? उत्तरी ध्रुव में। तो इसी संदर्भ में आर्कटिक होम ऑफ द वेदास बाल गंगाधर तिलक। एक विद्वान और हैं जिनका नाम है दयानंद सरस्वती। क्या नाम है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की जो पुस्तक है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ये पुस्तकें पूछी जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि आर्य जो है इस तिब्बत क्षेत्र के निवासी थे। तिब्बत क्षेत्र के इन्होंने पर्वतों से भी समीकरण किया, ठंड मरुस्थल से समीकरण किया, कई तरीके से इन्होंने समीकृत करके ये बताया कि ये इनका जो मूल निवास स्थान है तिब्बत। उसके बाद ये विद्वान थे, इन विद्वानों के विचारों से बहुत सारे इतिहासकार सहमत नहीं होते हैं। इस संदर्भ में आर्यों के जो मूल निवास स्थान है उसकी तलाश जारी रही। और इस संदर्भ में कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो यूरोप है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यूरोप में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, यूरोप में कहाँ पर, ये समझने का विषय है। इसमें यूरोप में सबसे पहले नाम आता है हंगरी का। हंगरी के संदर्भ में पी गाइल्स ने भारत और यूरोप यानी भारोपी भाषाओं का अध्ययन किया। और भारोपी भाषाओं के अध्ययन करने के बाद ये बताया कि हंगरी के पास से एक नदी बहती है जिसका नाम है डेन्यूब। और डेन्यूब घाटी में जो जीव जंतु पशु पक्षी निवास करते हैं उनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। तो पी गाइस का मानना है आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो कहाँ पर है? हंगरी। लेकिन ये विचार भी बहुत तार्किक प्रतीक नहीं होते हैं। फिर अगला नाम आता है जर्मन का। जर्मन के संदर्भ में पेका एंड हर्ट, ये दो विद्वानों ने शारीरिक बनावट के आधार पर, इनका आधार क्या था? शारीरिक बनावट।
शारीरिक बनावट के आधार पर ये बताया कि आर्य कहाँ के निवासी थे, जर्मन के। लेकिन इस पर भी बहुत ज़्यादा तर्क नहीं बन पाता है और कहीं न कहीं ये विचार भी खंडित हो जाते हैं। उसके बाद एक नाम और आता है दक्षिणी रूस। दक्षिणी रूस में ये बताया गया है कि यहाँ पर आर्यों के स्टेपी जो मैदान था और यहाँ की स्टेपी रिपोतजे जो संस्कृति है उससे आर्यों का संबंध जोड़ा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेपीज मैदान कहाँ पर हैं, तो ये यूरोप में पड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद इन विचारों से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं होते हैं। उसके बाद अगला नाम आता है एशिया का। एशिया या हम कह दें मध्य एशिया। एशिया या मध्य एशिया। सबसे पहले मैप में समझें एशिया और मध्य एशिया कहाँ पर हैं। तो आपको पता है भारत के उत्तर में उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था, मध्य एशिया। और ये मध्य एशिया में बड़े बड़े चरागाह भी पाए जाते रहे। और इस दौरान मैक्स मूलर ने क्या किया, मैक्स मूलर, ध्यान दीजिएगा, ये विद्वान हैं जिनका सबसे मान्य मत है। मैक्स मूलर ने भाषा और विज्ञान का आधार बनाया। भाषा विज्ञान का आधार बनाया और ये आधार को ज़्यादातर विद्वानों ने समर्थन कर दिया, क्योंकि मध्य एशिया में जो चरागाह पाए जाते हैं वो कहीं न कहीं आर्यों की जो पशुचारी व्यवस्था थी वो उसका समर्थन करती है, उससे समीकृत होती है, उसके नज़दीक पहुंचते हैं। यही कारण है कि मैक्स मूलर की जो विचार है वो काफ़ी तर्कसंगत प्रतीत होते हैं। और इन्होंने घोड़ा, रथ और चरागाह आदि के संबंध में ये बताया कि जो चीज़ें मध्य एशिया में पाई जाती थी वो आर्यों के काफ़ी नज़दीक बैठ रही हैं। तो मैक्स मूलर ने ही बताया था आर्य कहाँ के निवासी थे, मध्य एशिया के। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छी जानकारी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और आपको मैं डिटेल से विधिवत तरीके से समझाएंगे। आपका कोई भी पार्ट छूटेगा नहीं, आपको कोई भी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यदि अच्छा रिस्पांस मिलता जाएगा तो हम आगे वीडियो तेज़ी से बनाते जाएंगे और आपके यूपीएससी तक सिलेबस यानी हिस्ट्री को तो समाप्त कर दूंगा। थैंक यू।